बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 24 विच इज़ एवोल्यूशन। ठीक है, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन की हम बात करें तो एवोल्यूशन क्या है बेटे? एवोल्यूशन मॉडिफिकेशन है किसके अंदर? ऑर्गेनिज़म्स के स्ट्रक्चर के अंदर, उसके फंक्शंस के अंदर, उसकी फिजियोलॉजी एनाटमी के अंदर ग्रेजुअल चेंजेस हैं जो कि टाइम के साथ मॉडिफाई होती जा रही हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन। इवॉल्व होना। ठीक है, इवॉल्व होने को हम क्या बोल देते हैं? एवोल्यूशन। ठीक है, ये क्या है? एक प्रोसेस है ठीक है, जिससे लाइफ क्या हो रही है? ट्रांसफ़र हो रही है अर्थ के ऊपर अर्लीस्ट फॉर्म से लेटेस्ट फॉर्म तक। ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं? एवोल्यूशन। अच्छा जी, एवोल्यूशन को समझने के लिए आपको बताती हूँ कि हमारे जहन में ना डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अर्थ कितना ओल्ड है, लाइफ में यहाँ पे स्टार्ट कैसे हुई, स्पीशीज़ एनिमल्स की यहाँ पे कैसे एग्जिस्टेंस में आई। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं किसको लेके? एनिमल्स को लेके। ठीक है, तो उस सारी चीज़ों का आंसर हमें किस तरह से मिलता है? हमें एवोल्यूशन से मिलता है। ठीक है, डाइवर्सिटी आई एवोल्यूशन की वजह से, ये भी ऑब्ज़र्व किया गया। ठीक है बेटे, क्या हुआ कि जो एवोल्यूशनरी चेंजेस हैं वो बेस करती हैं पॉपुलेशन जो ऑर्गेनिज़म की है उसके साथ, और इन्वायरमेंट के अंदर जो इंटरेक्शंस होती हैं। ऑर्गेनिज़म की इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है, ऑर्गेनिज़म के साथ जो इंटरेक्शन है, उसके ऊपर बेस करती हैं। ठीक है, अब जैसे ही देखो एवोल्यूशन के बारे में हम बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहला वो नाम जिस साइंटिस्ट का आता है वो क्या है? डार्विन। क्योंकि बेटे डार्विन ने इसके ऊपर अपनी एक थ्योरी पेश की थी। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन की थ्योरी पेश की थी जिसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एवोल्यूशन की बात करें तो बेटे हमें पता चलता है कि एवोल्यूशन किससे हुई है? प्रोकैरियोट से हुई है। तो क्या बन गए हैं? यूकैरियोट्स। कैसे बेटे एवोल्यूशन कैसे हुई? सबसे पहले क्या थे? प्रोकैरियोट्स थे। प्रोकैरियोट्स क्या? एनारोबिक प्रोकैरियोट्स, ऐसे प्रोकैरियोट्स जो कि बहुत ज़्यादा गर्म इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ वो ऑक्सीजन के बजाय बग़ैर ऑक्सीजन के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, एनारोबिक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो ऑर्गेनिज़म्स थे, जो लाइफ थी वो बिगन हुई थी हॉट स्प्रिंग्स के अंदर, पानी के अंदर। स्प्रिंग किसको बोलते हैं? चश्मा होता है ना, तो हॉट स्प्रिंग गर्म पानी के चश्मे के अंदर से ये लाइफ प्रोसीड हुई थी। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोथर्मल वेंट। ठीक है, अब हाइड्रोथर्मल वेंट्स की वजह से रॉ मटेरियल मिला, एनर्जी मिली किसको? अर्ली लाइफ को, कि वो क्या कर सकें? वो सरवाइव कर सकें। ठीक है, वो जो पुराने बैक्टीरिया थे उसको हम क्या बोलते हैं? आर्कियो बैक्टीरिया। आर्कियो मतलब के पास टाइम में रहने वाले एनारोबिक बैक्टीरिया आर्कियो बैक्टीरिया थे। वो उन किस तरह के इन्वायरमेंट में रहते थे? 120 डिग्री सेल्सियस पे रहते थे और उनके अंदर इतनी चेंजेस भी नहीं थी। ठीक है, अब प्रिमिटिव इन्वायरमेंट में जो रहते थे उनके पास जो न्यूट्रिएंट्स थे वो भी कम ही बनते थे। फिर क्या हुआ बेटे? जैसे जैसे लाइफ ने कंटिन्यू किया, फोटोसिंथेसिस हुई। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स मिले, और जो पहले फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स थे वो हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते थे एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की हाइड्रोजनेशन के लिए या उसको शुगर में कन्वर्ट करने के लिए एज अ हाइड्रोजन सोर्स वो किसको यूज़ करते थे? हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते थे। ठीक है,
उसके बाद बेटे क्या हुआ, ऑक्सीजन एक्यूमुलेट होना शुरू हो गई। ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस जैसे जैसे हुए तो ऑक्सीजन एक्यूमुलेट होना शुरू हो गई, फिर ओजोन बन गई अपर इन्वायरमेंट के अंदर और वो फिल्टर करने लग गई अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को। जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस क्या हुई, फिल्टर होना शुरू हो गई, तो अर्थ का इन्वायरमेंट क्या है वो विद द टाइम बीइंग चेंज होने लग गया। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स कब इवॉल्व हुए थे? 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, और ओजोन की जो एक्यूमुलेशन है, ऑक्सीजन की एक्यूमुलेशन है, वो कब स्टार्ट हुई? 420 ईयर्स अगो। ठीक है, और यूकैरियोट्स कब अपीयर होना शुरू हुए? 1.5 बिलियन ईयर्स अगो। अगर हम ये सारी चीज़ों को देखें तो हमें पता चला कि प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स इवॉल्व हो गए 1.5 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, और जो ओजोन थी वो सिर्फ और सिर्फ कब डेवलप हुई? 420 ईयर्स अगो। तो उससे पहले जो यूकैरियोट्स थे वो सारे क्या थे? वो भी क्या थे बेटे? वो एनारोब्स थे। ठीक है, अब प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स कैसे बने? प्रोकैरियोट में कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं है, यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। तो एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस के ज़रिए से हमें पता चला कि किस तरह से प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स बने थे, और ये किसने प्रपोज की थी? लिन मार्गिलिस ने प्रपोज किया था एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस का आइडिया। उन्होंने क्या किया, बताया कि यूकैरियोटिक सेल माइट हैव इवॉल्व्ड अ लार्ज एनारोबिक अमीबॉइड प्रीकैरियोटिक इंजेस्टेड स्मॉल एरोबिक बैक्टीरिया एंड स्टेबलाइज देम इंस्टेड ऑफ इंजेस्टिंग देम। बेटे उन्होंने क्या बताया कि यूकैरियोट्स हो सकता है इस तरह से इवॉल्व हुए हों कि हमारे पास अमीबॉइड प्रोकैरियोटिक सेल था, उसने एरोबिक बैक्टीरिया को इंजेस्ट कर लिया और बजाय उसको एरोबिक बैक्टीरिया को इंजेस्ट करने की बजाय उसको अपने अंदर क्या कर लिया? स्टेबलाइज कर लिया। उसको डाइजेस्ट करने की बजाय उसको क्या कर लिया? उसको स्टेबलाइज कर लिया। ठीक है, अब बेटे इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो एरोबिक बैक्टीरिया था वो माइटोकॉन्ड्रिया था। ठीक है, जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही थी और एनर्जी की कन्वर्जन हो रही थी यूकैरियोटिक सेल में जैसे होती है ना। और माइटोकॉन्ड्रिया की पोजीशन की वजह से जो एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस है वो होस्ट को रेस्पिरेशन का एडवांटेज देता है। ठीक है, कि जो उन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया था, जो एरोबिक बैक्टीरिया यानी कि वो रेस्पिरेशन कर सकता है, वो उसको क्या बोल दिया कि वो माइटोकॉन्ड्रिया था। ठीक है, अब देखो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली कहाँ चली गई? प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो वो क्या बन गई? वो यूकैरियोट्स ही तो बन गई है ना बेटे। ये जिस तरह से आपके पास 24.1 के अंदर फिगर नंबर 24.1 के अंदर उन्होंने इस हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन किया है कि प्रोकैरियोटिक सेल था और उसने क्या इंजेस्ट कर लिया? एनारोबिक था ना, तो उन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया को इंजेस्ट कर लिया, तो वो क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया वाला अमीबॉइड सेल बन गया। फिर उसने किसको इंजेस्ट किया? फ्लैजिला बनाने के लिए उसने स्पाइरोचीट जो थे वो स्पाइरोचीट बैक्टीरिया को क्या किया? इंजेस्ट कर लिया। ठीक है, अब स्पाइरल शेप बैक्टीरिया था, स्पाइरोचीट था, उसको उन्होंने इंजेस्ट किया, तो उन्होंने क्या कर लिया? उससे फ्लैजिला डेवलप हो गए। उसके बाद एक दूसरा हाइपोथेसिस मिला। दूसरे हाइपोथेसिस में जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस हैं वो कैसे बनी? बेटे डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस जेनेटिक मटेरियल की कॉपीज़ को किस तरह से कि इन्वेजिनेशन हुई किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और उसकी वजह से क्या हुआ कि ये
मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस क्या कि उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और जो न्यूक्लियस है वो उनकी डबल मेम्ब्रेन डेवलप हो गई। जैसे बेटे ये देखें, जैसे एरोबिक बैक्टीरिया ये अमीबाइड सेल था, अमीबाइड होस्ट सेल के अंदर ये एरोबिक बैक्टीरिया चले गए तो उन्होंने क्या बोला, अमीबाइड फॉर्म कंटेनिंग माइटोकॉन्ड्रिया। फिर उसके अंदर इंगल्फमेंट हुई स्पाइरोचीट्स की, जिसने क्या बना लिया, ये फ्लैजेला का स्ट्रक्चर बना लिया। उसके बाद ये साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, इसकी इंगल्फमेंट हुई तो ऑटोट्रॉफिक यूकैरियोटिक सेल बन गया, और जिसके अंदर इसकी इंगल्फमेंट नहीं हुई उससे क्या बन गया, हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक सेल बन गया। साइनोबैक्टीरिया बेटे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाता है, इस वजह से बेटे क्या बन गया, ये प्लांट का सेल इसका इंसेस्टर बन गया और ये एनिमल सेल का इंसेस्टर बन गया। अब डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस बेटे कैसे आई, ये प्रोकैरियोटिक सेल था, ये प्लांट का जीनोम था, इसकी डुप्लीकेशन हुई, डुप्लीकेशन के बाद इन्वेजिनेशन हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है, किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। फिर क्या हुआ बेटे, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस बन गई, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और ये सारी। और हमें पता है बेटे ये 3 ऑर्गेनेलिस हैं जिनके अंदर डीएनए होता है, जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। कौन कौन सा, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, जो कि क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। ठीक है बेटे, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये यूनिसेलुलर था, यूनिसेलुलर के बाद इसकी जब डिवीजन होती चली गई तो ये किस में चेंज हो गए, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटे चार्ल्स डार्विन की। चार्ल्स डार्विन की कहानी बेटे बहुत अच्छी, बहुत मज़े की है। चार्ल्स डार्विन कहाँ पे पैदा हुए थे, श्रूसबेरी, वेस्टर्न इंग्लैंड के अंदर, कब, 1809 के अंदर। अच्छा, अब इनकी अर्ली हिस्ट्री की हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले उन्होंने बीगल एक्सपेडिशन को ज्वाइन किया, कहाँ पे, साउथ अमेरिकन कोस्ट लाइन के ऊपर। वहाँ पे उन्होंने कलेक्ट की क्या बेटे, थाउजेंड्स ऑफ स्पेसिमन कलेक्ट किए फ्लोरा और फाना के। फ्लोरा क्या होता है बेटे, प्लांट्स की स्पीशीज़, और फाना क्या होते हैं, एनिमल की स्पीशीज़। साउथ अमेरिका की बहुत सारी स्पीशीज़ को उन्होंने कलेक्ट किया। उन्होंने क्या नोटिस किया कि जो फाना और फ्लोरा है जो डिफरेंट रीजन से आया है, ठीक है, साउथ अमेरिका के डिफरेंट रीजन से आया है, स्टेम वेरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द लाइफ ऑफ फॉर्म ऑफ यूरोप, यूरोप की लाइफ से बहुत ज़्यादा क्या है, डिस्टिंक्ट है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक और चीज़ को डिस्कवर किया, नोटिस किया कि साउथ अमेरिका के जो फॉसिल्स हैं जो डार्विन को वहाँ से मिले थे वो डिफरेंट हैं किससे, मॉडर्न स्पीशीज से। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट हैं। साउथ अमेरिका की रिजेम्बलेंस है लिविंग प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर जो उस कॉन्टिनेंट में हैं। उन्होंने जो जो वहाँ से स्पेसिमेंस कलेक्ट किए, उन्होंने क्या देखा कि उनमें कुछ डिफरेंसेस हैं और कुछ क्या हैं, उसमें सिमिलैरिटीज़ हैं जो उनको जो लेटेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर वो पाई जाती हैं। ठीक है बेटे, उसके बाद एक और पजलिंग केस था गैलापागोस आइलैंड का। उन्हें बहुत सारी स्पीशीज़ मिली, कहाँ पे, गैलापागोस आइलैंड के ऊपर। ठीक है, और जो दूसरी जगह पे नहीं थी, उन्होंने कहा कि वहाँ पे कौन से एनिमल्स और प्लांट्स की कॉलोनाइजेशन हुई है जो साउथ अमेरिका के मेन लैंड से स्ट्रे होके, अलहदा होके आ गए हैं। ठीक है, उन्होंने, डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड के ऊपर फिंचेस, बर्ड्स हैं फिंचेस, ठीक है, स्पैरो की एक फॉर्म है, उनकी 13 टाइप्स कलेक्ट की जो उनको सिमिलर भी लगी और थोड़ी बहुत डिफरेंट भी स्पीशीज़ लगी। ठीक है, ऐसे सेम उन्होंने किया कि कोई एक जो कपल था फिंचेस का, उससे डिफरेंट टाइप्स 13 टाइप्स की फिंचेस निकली। ठीक है, उसके बाद जब वो ब्रिटेन में 1836 में वो वापस आए, कहाँ पे, ब्रिटेन के अंदर, उन्होंने क्या किया
कि ओरिजिन बताया स्पीशीज़ का कि वो क्लोजली रिलेटेड है। न्यू स्पीशीज़ हो सकता है ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ अडेप्टेशंस की वजह से न्यू स्पीशीज़ बन गई हों, ठीक है, और मे बी वो सेपरेट हो गई हों डिफरेंट जियोग्राफिकल बैरियर्स की वजह से। इस वजह से भी हो सकता है कि वो उसमें चेंजेस आई हों, और इसी तरह से मे बी हुआ हो किसके अंदर, गैलापागोस फिंचेस के अंदर। ठीक है बेटे, ये सारा प्रोसेस क्या किया उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। उसके बाद बेटे ये जो कहानी अब यहाँ से ट्विस्ट ले रही है कि अर्ली 1840 के अंदर डार्विन ने मेजर फीचर्स के ऊपर काम किया, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर, और 1844 के अंदर डार्विन ने एक लॉन्ग एसे लिखा और उसको पब्लिश नहीं किया। अब इससे पहले कि डार्विन उसको पब्लिश करते, अल्फ्रेड वेसल ने एक थ्योरी डेवलप कर दी नेचुरल सिलेक्शन की, ठीक है, और जब उन्होंने 1844 के अंदर उसको डेवलप कर दिया, ईस्ट इंडीज़ डेवलप कर दिया, कहाँ, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को, जो डार्विन की थ्योरी के आइडेंटिकल थी, जो वेल्स ने पेपर था उसके ऊपर उन्होंने जो काम किया वो डार्विन वाला ही काम था जो डार्विन ने 1844 में ऐसे में दिया था। कहाँ पे प्रेजेंट किया उन्होंने, लिनन सोसाइटी ऑफ लंदन के अंदर उन्होंने उसको 1 जुलाई 1858 के अंदर उन्होंने पेश कर दिया। अब जब डार्विन ने देखा कि ये सारा काम तो क्या है, मेरा काम है, अब इन्होंने कैसे इसको अपने पास से मेरे वाले ऐसे को पब्लिश कर दिया, तो उन्होंने नेक्स्ट ईयर, वेरी नेक्स्ट ईयर, उन्होंने डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीशी को, इस थ्योरी को पब्लिश कर दिया, और उसके मेन पॉइंट्स उन्होंने 2 दे दिए, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन और नेचुरल सिलेक्शन एंड एडेप्टेशन। ये दोनों उन्होंने क्या कर दिए, ये दोनों पॉइंट्स के साथ उन्होंने अपनी थ्योरी को पब्लिश कर दिया। तो बेटे फर्स्ट पॉइंट जो डिसेंट विद मॉडिफिकेशन था उसमें ये बताया है कि डार्विन को बिलीव था यूनिटी ऑफ लाइफ के ऊपर, के सारे ऑर्गेनिज्म वो रिलेट करते हैं अपने डिसेंडेंट्स के साथ, अपने आबाओ अजदाद के साथ, और उनके क्या है, कॉमन इंसेस्टर्स हैं, ठीक है। डार्विन का ओपिनियन क्या था कि लाइफ की हिस्ट्री जो है वो ट्री की तरह है जिसकी रूट्स क्या है, कॉमन है, ठीक है बेटे। अब उसकी ब्रांचेस क्या है, मल्टीपल है, ट्रंक उनका सेम है, रूट्स उनकी सेम है, लेकिन जो ट्विग्स वगैरह हैं, जो शाखें हैं, वो डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के साथ रिजेंबल हैं, उसका सिंबॉलिक है। जिस तरह फॉर्क होती है, फॉक है, वो एवोल्यूशनरी ट्री की तरह उसका जो इंसेस्टर है वो कॉमन है, और ब्रांचिंग किसकी तरह है, वो फॉक की तरह है, ठीक है। एक तो उनका ये बिलीव था, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन का पॉइंट उन्होंने दिया कि इंसेस्टर्स क्या है, कॉमन है। नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया कि नेचुरल सिलेक्शन और उसकी अडेप्टेशन इस तरह से हैं कि स्पीशी या इंडिविजुअल स्पीशीज़ वो बेटर अडेप्टेड हैं अपने लोकल इन्वायरमेंट में, किसके ज़रिए से, थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन की जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है वो बेस करती है इन 3 पॉइंट्स के ऊपर कि जो इंडिविजुअल की प्रोडक्शन है, ठीक है, उनको स्ट्रगल चाहिए किसके लिए, एग्जिस्टेंस के लिए। जो इंडिविजुअल्स हैं पॉपुलेशन, जो इंडिविजुअल्स हैं पॉपुलेशन के, वो एक स्ट्रगल करते हैं एग्जिस्टेंस के लिए, और जो सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स हैं वो सरवाइव नहीं करते, लेकिन उनका एक हिस्सा, एक फ्रैक्शन जो है हर जनरेशन का वो सरवाइव कर जाता है, ठीक है बेटे। उसके बाद जो सर्वाइवल है एग्जिस्टेंस का वो रैंडम नहीं है, बल्कि डिपेंड करता है किसके ऊपर, उसके और इंडिविजुअल के हेरिडिटरी मटेरियल के ऊपर, जिसकी
करेक्टरिस्टिक्स इनहेरिटेंस के अंदर बेस्ट फिटेड है इन्वायरमेंट के अंदर, वो सरवाइव कर जाएगा, और दूसरे जो होंगे वो अनफिट होंगे इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के लिए। थर्ड पॉइंट क्या था? अनइक्वल एबिलिटी थी इंडिविजुअल की सरवाइव करने की और रिप्रोड्यूस करने की। ठीक है, अनइक्वल एबिलिटी वो लीड करती है ग्रेजुअल चेंजेस के अंदर, ग्रेजुअल चेंजेस पॉपुलेशन की। जैसे ही जो फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जनरेशन की, वो क्या करते हैं? न्यू स्पीशी को लीड करती हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स थे जो उन्होंने अपनी थ्योरी में पेश किए। अच्छा, आपकी बुक में ये नहीं है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ था, जो वेलस था ना, उसने अल्फ्रेड वेलस जो था, उसने क्या किया कि उसने फिर इसको चार्ल्स डार्विन को ख़त लिखा, सॉरी का ख़त लिखा। उसने कहा कि नहीं, ये थ्योरी जो नेचुरल सिलेक्शन की है ये आपसे ही बिलोंग करती है, ये आपकी ही है, मैंने तो अंदर सिर्फ थोड़ा सा काम किया है। ठीक है, तो ये किससे बिलोंग करती है? डार्विन से ही बिलोंग करती है। इसने डार्विन ने तो अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करते करते। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटे न्यू डार्विनिज्म मॉडर्न थ्योरी है, मॉडर्न एवोल्यूशनरी सिंथेसिस है। ठीक है, ये इंक्लूड करती है पैलियोंटोलॉजी, जियोग्राफी, सारा कुछ। ये डेवलप हुई कब? 1940 के अंदर। ठीक है, इसको सिंथेसिस क्यों कहा जाता है? कि इंटीग्रेट करती है न्यू आइडियाज़ के साथ, इसको सिंथेसाइज किया गया। न्यू मतलब कि न्यू आइडियाज़ के साथ ये क्या करती है? ये रिलेट करती है। ठीक है, जेनेटिक बेसिस जो मॉडिफाई होती गई हैं उसको रिलेट करके ये जो न्यू थ्योरी बना दी गई डार्विन की एवोल्यूशन की, उसको क्या बोलते हैं? न्यू डार्विनिज्म या मॉडर्न सिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, और ये थ्योरी इसमें टैक्सोनॉमी, पैलियोंटोलॉजी, बायोजियोग्राफी, सारी जेनेटिक्स वगैरह इसमें क्या करती हैं? इसके साथ रिलेट करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटे एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन की। एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन ये बेटे ऑब्जर्वेशन साइंस के ऊपर हैं। ठीक है, ये बेस करते हैं जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के एविडेंसेस हैं, स्पीशी के फॉसिल रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, अगर हम इनके पॉइंट्स देखते हैं तो ये बायोजियोग्राफी, फॉसिल रिकॉर्ड, कंपैरेटिव एनाटॉमी और कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी और मोलेकुलर बायोलॉजी, ये सारे क्या हैं? एविडेंसेस हैं एवोल्यूशन के। इन सब से हमें पता चला कि एवोल्यूशन हो रही है। किस तरह से बेटे? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बायोजियोग्राफी की, तो अगर हम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें किसकी? जियो मतलब अर्थ, जियोग्राफी अर्थ के ऊपर ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो उससे भी हमें पता चलता है कि ये क्या है? एक एविडेंस है, आइडिया है एवोल्यूशन का, जो डार्विन ने हमें दिया था, डार्विन ने सजेस्ट किया था ना। जैसे डार्विन ने बहुत सारी स्पीशीज़ देखी आइलैंड्स के ऊपर, नेबरिंग आइलैंड्स के ऊपर, जैसे आर्माडिलोस की एग्जांपल आपके इधर दी हुई है। ये क्या है? मैमल है जो सिर्फ कहाँ रहता है? अमेरिका के अंदर रहता है। अगर हम इसका एवोल्यूशनरी व्यू देखें बायोजियोग्राफी के साथ, तो ये प्रिडिक्ट करता है कि आर्माडिलोस क्या हैं? मॉडिफाइड डिसेंडेंट्स हैं अर्ली स्पीशीज़ के। ठीक है, और ये कॉन्टिनेंट्स के ऊपर रहना इन्होंने शुरू किया, और फॉसिल रिकॉर्ड कंफर्म करता है कि इस तरह के इंसेस्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के इंसेस्टर्स जब हमने डिफरेंट एरियाज़ के डिफरेंट बायोजियोग्राफी के अंदर अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर देखें तो वो उससे हमें क्या मिलता है? ये एविडेंस मिलता है कि एवोल्यूशन हुई है। उसके बाद अगर हम इसका फॉसिल रिकॉर्ड देखें, फॉसिल्स क्या होते हैं बेटे? डेड रिमेनिंग्स है ना, एनिमल्स और प्लांट्स की, और इस रिकॉर्ड से हमें पता चलता है कि एवोल्यूशन ऑर्गेनिज्म की हुई है। ठीक है, अच्छा जी, अगर इसका एविडेंस देखें बायोकेमिस्ट्री, मोलेकुलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी के अंदर, तो प्रोकैरियोट्स को ही इंसेस्टर्स कहा जाता है सारे लाइफ के। ठीक है, और ये इससे आगे कौन से निकले हैं? यूकैरियोटिक्स निकले हैं, यूकैरियोट्स निकले हैं। ठीक है, और ओल्डेस्ट जो फॉसिल्स हैं वो क्या हैं? प्रोकैरियोट्स हैं, जिनसे क्या निकले? यूकैरियोट्स। एक और एग्जांपल बेटे
जो डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल्स की हैं, जैसे फिशेस हैं कि फिशेस क्या थे, अर्लियर वर्टिब्रेट्स थे, उसके बाद एम्फीबियंस, फिर उसके बाद रेप्टाइल्स, फिर मैमल्स, बर्ड्स। इस तरह इनका अगर हम स्केलेटन देखते हैं, इनके फॉसिल्स रिकॉर्ड देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये भी क्या हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं और वर्टिब्रेट्स के इंसेस्टर्स क्या हैं, फिशेस ही हैं। ये भी हमें एक फॉसिल रिकॉर्ड से पता चलता है। उसके बाद कंपैरेटिव एनाटॉमी की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है होमोलोगस ऑर्गन्स का। होमोलोगस ऑर्गन्स बेटे जिनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, स्ट्रक्चर उनका सेम होता है, फंक्शन उनका डिफरेंट होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर सेम से हमें पता चला कि हाँ जी इनके एंसेस्टर्स क्या कॉमन हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं हमारे 4 लिम्स, ठीक है, हॉर्स के लिम्स 4 लिम्स, और बैट के जो फीदर्स हैं उनके अंदर जो स्केलेटन बोन का स्ट्रक्चर है वो क्या है, सिमिलर है। तो हमें क्या पता चला कि सारे वर्टिब्रेट्स इनके 4 लिम्ब के स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन उनका फंक्शन, अब बैट का जो फीदर है, वो बैट के जो विंग्स हैं वो किस लिए काम आते हैं, वो उड़ने के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हम हमारे 4 लिम्स ग्रैस्पिंग के लिए, सपोर्ट के काम आते हैं। तो ये एनाटॉमी हमें स्केलेटन के स्ट्रक्चर से पता चला, उसके कंपैरिजन से हमें पता चला कि एवोल्यूशन हुई है, ये सारे एक दूसरे के साथ होमोलोगस हैं, तो इनके एंसेस्टर्स भी क्या होंगे, कॉमन होंगे। समझ आ गई है बेटे? इस तरह से हमें इसका कंपैरेटिव एनाटॉमी से पता चला, और वो भी क्या है, एक एविडेंस है किसका, एवोल्यूशन का। अब कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी से कैसे बेटे पता चला? कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, अगर एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है, डेवलपमेंट है ना, एम्ब्रियो से एडल्ट बनने तक। तो अगर हम डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के अंदर चिक्स की देखते हैं, मैमल्स की देखते हैं, बर्ड्स की देखते हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ की अगर हम डेवलपमेंटल प्रोसेसेस देखते हैं तो बहुत ज़्यादा उनमें सिमिलैरिटी पाई जाती है, जो भी जिसकी वजह से भी हमें क्या पता चलता है कि ये क्या है, ये उसके ये एक एविडेंस है एवोल्यूशन का कि इनके इंसेस्टर्स क्या हैं, कॉमन हैं। समझ आ गई है? उसके बाद बेटे गिल पाउचेस की डेवलपमेंट, ये डिफरेंट आगे स्ट्रक्चर्स हैं, देखो जिस तरह सिमिलैरिटीज़ है उस तरह डिफरेंसेस भी हैं, इसी वजह से तो वो क्या हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, लेकिन उनके एंसेस्टर्स क्या हैं, कॉमन हैं। डिफरेंसेस बेटे कैसे एम्ब्रियोलॉजी के अंदर, जैसे फिशेस के अंदर गिल पाउचेस का बनना, ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद वर्टिब्रेट्स के अंदर डिफरेंट फंक्शंस का होना, उसके अलावा मिडल ईयर की जो ट्यूब्स हैं जिसको यूस्टेशियन ट्यूब्स कहते हैं ह्यूमंस के अंदर, उसका बनना वो भी क्या है, एक डिफरेंट है। तो कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी से होमोलॉजीज बनती हैं स्ट्रक्चर्स के अंदर, ठीक है, जो क्या हमें प्रोवाइड करती है, एक एविडेंस प्रोवाइड करती है किसका, एवोल्यूशन का। उसके बाद बेटे मोलेकुलर बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल्स, डीएनए और प्रोटीन्स की स्टडी को अगर हम देखते हैं तो वो भी हमें क्या बताते हैं कि ये भी क्या है, एक एविडेंस है एवोल्यूशन का। जैसे डीएनए, जो एक जैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर डीएनए में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं और लिटिल बिट चेंजेस आती रहती हैं जिसको हमें एवोल्यूशन बताती हैं। जिस तरह पहले ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, उससे उनमें डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल के अंदर लिटिल बिट कोड की चेंजेस आती गई जिसकी वजह से एवोल्यूशन होती गई, और प्रोटीन जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनमें और हम में सेम जेनेटिक मटेरियल, सेम प्रोटीन्स और सेम फंक्शंस का होना, उससे हमें क्या बताता है, एक एविडेंस देता है एवोल्यूशन का। बेटे एक पॉइंट अंदर से मिस कर गई, जो कंपैरेटिव एनाटॉमी के अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो भी हमें क्या देते हैं, एविडेंस देते हैं एवोल्यूशन का। ठीक है बेटे, ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।